नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 6 जून 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, अगले 6 महीने में होगी 31 भर्ती परीक्षाएं। 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल है। राजस्थान चयन बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर। बताएंगे आपको दोस्तों पूरी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर आ रही है। अब क्या होगा 6 दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य। सीएम की राह में चुनौतियां, मुख्यधारा में आएगी राजे, गहलोत और डोटासरा का बढ़ेगा कद, जोशी का जा सकता है पद। बताएंगे आपको दोस्तों पूरा राजनीतिक विश्लेषण। इसी के साथ ही दोस्तों राजस्थान में मोदी से ज्यादा शाह की सभा रोड शो रहे असरदार। पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 30 तो शाह का 86% रहा। राहुल से ज्यादा प्रियंका ने सीटें दिलाई। वहीं दोस्तों रविंदर सिंह भाटी ने आखिर बता ही दिया किस कमी की वजह से हारे चुनाव, दिया बड़ा संदेश। इसी के साथ ही दोस्तों नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हो गई है तेज। राजस्थान में कितने नेताओं को मिलेगी जगह, बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर। इसी के साथ ही राजपूतों की अनदेखी का उठाना पड़ा है खामियाजा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का बीजेपी पर तंज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी दिया बड़ा बयान। वहीं दोस्तों राजस्थान में इस बार नहीं जीत पाए एक भी गुर्जर नेता, सामने आई दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह। वहीं दोस्तों दिलावर बोले 400 पार का नारा जनता का था, परिणाम उनका फैसला। ऊर्जा मंत्री ने कहा हमारा लक्ष्य ऊंचा था, मोदी के नेतृत्व में बना रहे हैं सरकार। इसी के साथ ही दोस्तों कोटा के 26 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। नीट में 720 में से 720 अंक आए, स्टूडेंट्स ने मनाया जश्न। वहीं दोस्तों 2 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर हो गई धोखाधड़ी। स्टाम्प ड्यूटी और प्रोसेस फीस के नाम पर 12,20,000 रुपए हड़प लिए। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, या यूं कहूं कि एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगले 6 महीने में होगी 31 भर्ती परीक्षाएं। 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। राजस्थान चयन बोर्ड ने जारी किया कैलेंडर। देखिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 31 भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया। आगामी 22 जून से 10 जनवरी 2025 तक 31 भर्ती परीक्षा और पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन 31 भर्ती परीक्षाओं में से 23 का आयोजन OMR सीट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT पैटर्न पर करवाया जाएगा, जबकि 9 भर्ती परीक्षाएं स्किल और सामान्य पैटर्न पर आयोजित होंगी। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अभी से तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि अब आगे भर्ती परीक्षाएं होना शुरू होने वाली है। क्या होगा 6 दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य। सीएम की राह में चुनौतियां, मुख्यधारा में आएगी राजे, गहलोत और डोटासरा का बढ़ेगा कद, जोशी का जा सकता है पद। देखिए दोस्तों लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। इस परिणाम को 2 लाइनों में समझा जा सकता है। भाजपा राजस्थान में 25 सीटों की हैट्रिक नहीं बना पाई, वहीं कांग्रेस 3 चुनावों में पहली बार भाजपा को टक्कर देती नजर आई। प्रदेश के 6 बड़े नेता, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर थी। इनमें भी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ऐसे नाम है 25 साल से जिनके इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति घूमती रही। वहीं पायलट, डोटासरा और जोशी पिछले 1.5-2 दशक से मजबूती से उभरे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा 6 महीने में पहली बार विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री बन गए। देखिए दोस्तों ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आने वाले समय में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सबसे ज्यादा और कठिन चुनौती आने वाली है। भजनलाल दिसंबर 2023 में हुए चुनावों में पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनते ही भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। अब मोदी लहर और दूसरे फैक्टर को देखते हुए इस बार भी सीएम भजनलाल और भाजपा 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आया। जाहिर है बतौर मुख्यमंत्री उनके प्रदर्शन और सरकार के कामकाज की समीक्षा पार्टी के स्तर पर की जाएगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भजनलाल शर्मा को बतौर मुख्यमंत्री कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनकी छवि एक मजबूत और चुनाव जिताने वाले नेता के रूप में बन सके, अन्यथा उनकी कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। वहीं दोस्तों अब अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात की जाए तो अब उन्हें तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले
कुछ समय से पार्टी की मुख्यधारा में नहीं है। साल 2019 है उनके पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार चौथी बार सांसद बने, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया था। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट का कहना है कि ये चुनाव परिणाम ये दिखाने वाले हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने कद्दावर नेताओं को सेज कर रखना चाहिए, न कि उन्हें राजनीतिक रूप से ध्वस्त करना चाहिए। कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत और भाजपा के लिए वसुंधरा राजे इसी तरह के एसेट लीडर हैं। दोनों ही पार्टियों को दोनों दिग्गजों की अब ज्यादा जरूरत है। यानी कि दोस्तों अब ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे अब मुख्य धारा में वापिस आ सकती है। वहीं दोस्तों अगर अब गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए तो देखिए विधानसभा के भीतर और बाहर भी भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री को डोटासरा कई बार घेर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब उन्हें जाटों के बीच वोट पुलर के रूप में तो आगे बढ़ाएगी, साथ ही अगले विधानसभा चुनाव तक उनको भरपूर अहमियत और तवज्जो भी मिलना तय है। वहीं अगर सचिन पायलट की बात की जाए तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट राजस्थान के सबसे कम उम्र के ऐसे नेता है जो एक बार केंद्र एक बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे 2 बार के सांसद और 2 बार के विधायक भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा पॉलिटिकल बायोडेटा वर्तमान में प्रदेश के किसी भी और नेता के पास नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में तो आश्चर्य की कोई भी बात नहीं होगी कि कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में आने के लिए पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। ये जिम्मेदारी साल 1.5 साल बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता सीपी जोशी की। देखिए दोस्तों सीपी जोशी खुद जीत की हैट्रिक तो बना गए, लेकिन पार्टी की वो नहीं बनवा पाई। ऐसे में उनके पद पर भी संकट आ सकता है। हालांकि दिसंबर 2023 में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही पार्टी को चुनावों में जीत मिली थी। राजनीतिक टिप्पणीकार वेद माथुर का कहना है कि अब चूंकि भी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण समाज से हैं, ऐसे में हो सकता है कि सीपी जोशी की बजाय किसी और नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। सीपी को केंद्र में या राज्य में कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका इस पर क्या विचार, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राजस्थान में मोदी से ज्यादा अमित शाह की सभा और रोड शो हुए असरदार। पीएम का स्ट्राइक रेट 30 है तो शाह का 86% रहा। राहुल से ज्यादा प्रियंका ने सीटें दिलाई। देखिए दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने सभी ने सभाएं की और रोड शो भी किए। मंगलवार को आए परिणाम से ये बात तो साफ हो गई कि प्रदेश में इस बार मोदी से ज्यादा शाह की सभाओं का असर रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी वापसी की तैयारियों में जुटी हुई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कमान संभाली, लेकिन यहाँ भी राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी की सभाओं का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। देखिए दोस्तों इसे मैं अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो देखिए ऐसा रहा कि प्रदेश में 2 चरणों को मिलाकर पीएम मोदी ने 8 जनसभाओं और 1 रोड शो के जरिए प्रदेश की 10 सीटों को कवर किया था। इसमें परिणाम बताते हैं कि जिन 10 सीटों पर पीएम मोदी ने प्रचार किया था, इसमें से बीजेपी ने केवल 3 सीटें जीती। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। ऐसे में पीएम मोदी की सफलता का स्ट्राइक रेट केवल 30% था। यानी कि पीएम मोदी ने 10 सीटों पर प्रचार प्रसार किया और रोड शो किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी जीत पाई, 7 सीटें बीजेपी हार गई। ठीक उसी प्रकार अब बात अमित शाह की सभा और रोड शो के लेकर की जाए तो इनका ज्यादा असर रहा है। अमित शाह ने प्रदेश में 7 जनसभा और 3 रोड शो के जरिए 7 सीटों का प्रचार किया। इसमें से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 1 सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अमित शाह की सफलता का स्ट्राइक रेट 86% रहा। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तो राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 0 और प्रियंका गांधी का 25% रहा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली थी। राहुल गांधी ने इन चुनावों में राजस्थान में केवल 2 सभाएं की। उनकी एक जनसभा बीकानेर लोकसभा के अनूपगढ़ और दूसरी जोधपुर के फलोदी में हुई। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस हार गई। ऐसे में राहुल गांधी की सफलता का स्ट्राइक रेट तो 0% रहा। वहीं प्रियंका गांधी ने 3 जनसभा और 1 रोड शो के जरिए 4 सीटों को कवर किया था। इसमें से कांग्रेस ने 3 में हार और 1 सीट पर जीत दर्ज की। ऐसे में प्रियंका गांधी की सफलता का स्ट्राइक रेट 25% दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन नेताओं के, इन कद्दावर नेताओं के दौरों के, सभाओं के और रोड शो के बावजूद भी वो सीटें ये नहीं जीता पाए। ऐसे में आपका इस पर क्या ख्याल है? इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? भील प्रदेश की मांग संसद में उठाएंगे। रोत ने कहा रोजगार के लिए गुजरात पलायन रोकना, शिक्षा कुपोषण पर काम करना प्राथमिकता। देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने अपने 5 साल के कार्यकाल के विजन को साझा किया। वहीं भाजपा पर निशाना साधते उन्होंने शिक्षा, रोजगार, कुपोषण मुक्त डूंगरपुर और भील प्रदेश की मांग को तेज करने की बात कही। इस दौरान उनके निवास पर बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। वहीं राजकुमार रोत का कहना है कि वे और उनकी पार्टी भील प्रदेश की डिमांड लंबे समय से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चुने जाने के बाद अब वे भील प्रदेश की डिमांड को संसद में उठाएंगे। वहीं इस मुहिम में सबको विश्वास व सबको साथ में लेकर भील प्रदेश बनाएंगे। भजनलाल ही सीएम बने रहेंगे, हार के कारणों की समीक्षा होगी, सरकार पूरे 5 साल काम करेगी।
देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही बने रहेंगे। भाजपा को राजस्थान में लोकसभा चुनाव में राजस्थान में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। आगामी निकाय चुनावों में भाजपा एक बार फिर से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। ये बात वन मंत्री संजय शर्मा ने कल मीडिया से बातचीत के दौरान कही। सवाई माधोपुर के एक दिन के दौरे पर आए शर्मा ने राजस्थान में भजनलाल सरकार में बदलाव और उठापटक की सियासी चर्चाओं को लेकर कहा कि भले ही लोकसभा चुनावों में चुनाव परिणाम पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन राजस्थान में इन चुनाव परिणामों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार पूरे 5 साल तक काम करेगी। डोटासरा बोले, बीजेपी के 24 निकम्मे दिल्ली बैठे रहते थे, लाखों वोट से जीतने वाले 30-30 हजार पर आ गए, काउंटिंग में गड़बड़ी पर कोर्ट जाएंगे। देखिए दोस्तों, चुनावी नतीजे आने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उनसे एक सवाल किया गया कि आपने एक जुमला बोला था कि बीजेपी का मोरिया बुलवा देंगे, रिजल्ट के बाद फिर कहा कि मोरिया बुलवा दिया, इसका क्या मतलब है? तो इसके जवाब में डोटासरा ने कहा कि इसका मतलब तो उससे पूछिए जिसका मोरिया बोल गया है। पूछो कि रात को नींद आ रही है कि नहीं। ये तो देसी फटकारे हैं, देसी फटकारों की चपेट में कोई आ जाता है तो उसे पता रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो राजस्थान को मान्यता देने की नकली बातें करते हैं, लेकिन हमने तो ट्रेंड सेट कर दिया कि खुद की भाषा में बोले, जिसे लोग पसंद करे। बहुत अच्छो लागे लोगों ने, मैं ट्रेंड सेट करी हो और इनके मोरिया बोल गए। वहीं उनसे दूसरा सवाल किया गया कि कुछ सीटें काफी कम मार्जिन से कांग्रेस ने गवा दी। जयपुर ग्रामीण सीट पर रिकाउंटिंग की मांग को लेकर विवाद हुआ, अब क्या सोचते हैं आप? तो डोटासरा ने कहा कि सही बात है कि हम 2-3 सीटें और जीत सकते थे। इनमें जयपुर ग्रामीण, अलवर, बीकानेर, कोटा जैसी सीटें शामिल है। जयपुर ग्रामीण वाली सीट तो हम जीते हुए ही है। मैं खुद मौके पर गया था, लोगों में बहुत गुस्सा था। मैंने खुद प्रशासन से बात की थी, अंदर से खबरें आ रही थी कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की है। बीजेपी का शासन है, अब इन्होंने क्या गड़बड़ी की है आने वाला समय बताएगा। कानूनी राय लेंगे और उसके बाद कोर्ट में भी जा सकते हैं। जो पिछले 2 चुनावों में 3-3 और 4-4 लाख वोट से जीत रहे थे, वे 30-30 हजार के मार्जिन पर आ गए। उन्होंने कैसे चुनाव जीता है सभी को पता है, सारी स्थितियां सामने है, जनता ने आशीर्वाद दे दिया है। जयपुर में अब मौसम की तरह ही मिलेगी एयर क्वालिटी की चेतावनी, सीएम भजनलाल ने लॉन्च किया सिस्टम है। 72 घंटे पहले मिलेगी सटीक जानकारी। देखिए दोस्तों, जयपुर में अब मौसम के एडवांस अलर्ट की तरह ही हवा की गुणवत्ता को लेकर भी एडवांस अलर्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च कर दी। इस प्रणाली में अब जयपुर वासियों को मौसम की तरह ही हवा की गुणवत्ता के बारे में भी पहले चेतावनी जारी कर दी जाएगी, ताकि लोग हवा की गुणवत्ता की वजह से होने वाली परेशानी का समाधान पहले ही कर सकें। 3,48,000 हेक्टेयर में होगी खरीफ फसलों की बुआई, सर्वाधिक 2,25,000 हेक्टेयर रकबा सोयाबीन का रहेगा। खाद और बीज की व्यवस्था में जुटा विभाग। देखिए दोस्तों, 12 जिले में पिछले मानसून सीजन में सोयाबीन में खराबा होने से खरीफ सीजन में मक्का, धान और उड़द का रकबा बढ़ने का अनुमान है। कृषि विभाग ने 3,48,300 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का अनुमान लगाया है। इसके अनुरूप खाद बीज का इंतजाम किया जा रहा है। किसानों को बीज सफाई, ग्रेडिंग और अंकुरण परीक्षण की जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग उप निदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में इस साल कुल 3,48,300 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सोयाबीन 2,25,000 हेक्टेयर, उड़द 20,000 हेक्टेयर, मक्का 55,000, वहीं धान 40,000 सहित अन्य फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी गर्मा गर्म खबर आ रही है दोस्तों। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा को अपनों का ही नहीं मिला साथ, कांग्रेस में डोटासरा और पायलट का चल गया जादू। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की बड़ी जीत की वजह है गठबंधन की रणनीति भी रही है। कांग्रेस ने इस बार बड़ा दिल दिखाते हुए जिन 3 सीटों पर गठबंधन किया, वहां परिणाम जीत के रूप में मिला। शेखावटी की अहम सीट सीकर, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष खुद आते हैं, इस सीट को माकपा के अमराराम के लिए छोड़ दिया। वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को नागौर और आदिवासी बेल्ट की सीट बांसवाड़ा में बीएपी पार्टी राजकुमार राउत के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए बड़ा फायदेमंद रहा। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की मेहनत, सही टिकट वितरण और सभी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना भी जीत की बड़ी वजह बना है। वहीं इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस ने राजस्थान में स्थानीय लीडरशिप के सारे स्थानीय मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा मोदी के चेहरे और राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे ही चुनाव प्रचार करती रही। वहीं राजस्थान में तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले ही कोशिश करते रहे, लेकिन बाकी नेताओं का साथ उन्हें उस तौर पर नहीं मिल पाया जिसकी दरकार थी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी का पद खाली होना और संगठन में बिखराव भी बड़े कारण रहे। पूर्व राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा को मजबूत पोर्टफोलियो नहीं मिलने की नाराजगी का असर पूर्वी राजस्थान में दिखाई दिया। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सक्रियता और आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति भी कामयाब रही। इसका असर शेखावटी की 3 सीटों पर दिखाई दिया। वहीं दोस्तों, पूर्वी राजस्थान को कांग्रेस के पक्ष में लाने में भी सचिन पायलट की भी बड़ी भूमिका रही। लगातार 4 हार के बाद असमंजस की स्थिति में आया ज्योति मिर्धा का राजनीतिक भविष्य, बेनीवाल ने बचाई विरासत।
देखिए दोस्तों, नागौर संसदीय सीट पर जारी हुए परिणामों में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने फिर से जीत दर्ज की। वे नागौर से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को 42,225 मतों के अंतर से पराजित किया। लेकिन देखा जाए तो ये चुनाव दोनों ही प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक वजूद और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी थी। दोनों ही प्रत्याशी अपनी राजनीतिक साख को बचाए रखने और राजनीतिक तौर पर जिंदा रहने के लिए संघर्षशील थे। इस संघर्ष में हनुमान बेनीवाल फिर से कामयाब हुए, जबकि मिर्धा परिवार से ताल्लुकात रखने वाली ज्योति मिर्धा लगातार चौथी बार चुनाव हार गई और अब उनका राजनीतिक भविष्य भी असमंजस की स्थिति में पड़ गया है। हॉस्पिटल की लंबी लाइन में खड़े होने से मुक्ति, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए शुरू की कवायद। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार लगातार जनता की तकलीफों को दूर करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में एक बड़ी कवायद चिकित्सा विभाग ने शुरू कर दी है। इस कवायद के तहत राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नवाचारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से और सुदृढ़ और पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक दल चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिकतम कार्यों, नवाचारों और तकनीकों का अध्ययन करते हुए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्राज सिंह ने इस संबंध में एम्स के निदेशक को पत्र लिखा है। रविंद्र भाटी ने बता दिया आखिर किसकी कमी से हारे हैं वे चुनाव, दिया बड़ा संदेश। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव हारने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि 2019 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तब एक पहचान मिली। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन जनता का आशीर्वाद बना रहा। अगर थक हार कर बैठ जाते तो शायद आपके बीच में विधायक के रूप में भी नहीं होता। मालूम हो कि बाड़मेर लोकसभा सीट से रविंद्र भाटी निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। भाटी के कारण बाड़मेर लोकसभा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट में शुमार हो गई थी। यहाँ भाटी को अपार जन समर्थन भी मिला, लेकिन ये जीत दिलाने में सफल नहीं रहा। वहीं अब लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के तमाम देवतुल्य मतदाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सबने एक 26 साल के युवा पर जो विश्वास जताया, उस विश्वास का मैं बहुत आभारी हूं। बाड़मेर से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल को बधाई देता हूं। भाटी ने लिखा कि लोकसभा क्षेत्र से विजयी सांसद प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लोकसभा क्षेत्र के तमाम बंधुओं को पुनः धन्यवाद। मैं सदैव आपके सुख दुख में आपका भाई, आपका बेटा बनकर उपस्थित रहूंगा। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने आगे लिखा कि मेहनत सभी ने की, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बहुत मेहनत किया। शायद मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। कई बार किस्मत का भी फेर होता है। उमेदराम बेनीवाल को जीत की ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद है कि उमेदराम यहां की जनता के लिए काम करेंगे। राजस्थान में पानी के लिए हाहाकार, विरोध प्रदर्शन से बढ़कर आत्महत्या तक पहुंची बात। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पानी की किल्लत से परेशान लोगों के धरने और विरोध प्रदर्शन की खबरें रोजाना आ रही है। जगह जगह सड़क पर जाम लगाने, पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने के मामले तो सामने आ ही रहे, लेकिन अब बात काफी आगे निकल चुकी है। अलवर में पानी की किल्लत से एक बुजुर्ग इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान होकर एक 75 साल के बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह जब मृतक मोहनलाल की पुत्री को घटना का पता चला तो परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का नया फरमान, अब 5वीं और 8वीं कक्षा में कम अंक आने पर होगी संस्था प्रधान पर कार्रवाई। देखिए दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा में परिणाम कम होने पर शिक्षकों व संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की तर्ज पर अब 5वीं और 8वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर भी संस्था प्रधानों का सम्मान करने के साथ साथ कम परिणाम पर गाज भी गिरने वाली है। इसके तहत कक्षा 8वीं और 5वीं के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थियों के लिए ए ग्रेड प्राप्त करने वाले संस्था प्रधानों को शिक्षा विभाग की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वहीं 50% या अधिक विद्यार्थियों के ग्रेड ई आने पर संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान यदि किसी स्कूल में एक कक्षा का परिणाम श्रेष्ठ रहते और दूसरी कक्षा में परिणाम न्यून रहने पर 17 सीसीए के तहत नोटिस दिया जा रहा है तो उसे अच्छे परिणाम वाली कक्षा के लिए भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी पर प्रमोद तिवारी का बड़ा हमला, भाजपा भगवान राम की व्यापारी है, पुजारी नहीं। देखिए दोस्तों, राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि वे एनडीए 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पर आ गई। एनडीए ने मोदी जी की वजह से सीटें नहीं जीती, बल्कि एनडीए की वजह से बीजेपी ने सीटें जीती है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा समय अयोध्या को दिया गया और इसे सबसे बड़ा विषय भी बनाया गया। पीएम मोदी वहां से अपने उम्मीदवार को नहीं जिता सके। बीजेपी भगवान राम की व्यापारी है, पुजारी नहीं। सेना भर्ती में सबसे आगे रहने वाले जिले में बंद करवाएंगे अग्निवीर योजना, जीत के बाद इंटरव्यू में बोले अमरा राम।
देखिए, सीकर से जीत दर्ज करने वाले अमरा राम ने पहली बार मीडिया से बातचीत के दौरान कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि सीकर में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। समस्या को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। शेखावटी सहित देश भर के नौजवानों को हतोत्साहित करने वाली अग्निवीर योजना को बंद करवाने तथा किसान व मजदूर के हित के हर मुद्दे को संसद में प्राथमिकता से उठाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी ताकत जनता है, जिसके दम पर सरकारों को हमने पहले भी झुकाया है और आगे भी झुकाएंगे। राजस्थान के 13 जिलों में सरकार के नए आदेश जारी। अब छुट्टियों में बच्चों को खाने को मिलेंगे ये पकवान। देखिए, राजस्थान में सरकारी विद्यालय में अब गर्मियों की छुट्टियों में भी पोषाहार पकेगा और दूध भी मिलेगा। प्रदेश 13 जिलों के अभावग्रस्त घोषित 48 तहसील क्षेत्रों में मिड डे मील वितरण के आदेश जारी कर चुका है। हीटवेव को देखते हुए सुबह ही पोषाहार वितरित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, बाड़मेर जिले के 7, बालोतरा के 7 और जैसलमेर के 6 ब्लॉकों में मिड डे मील पकेगा। वहीं आदेश के अनुसार आज से ही सरकार रखोड़ा शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जो पकवान बच्चों को मिलेंगे उनमें सोमवार को रोटी सब्जी फल, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दाल रोटी, गुरुवार को खिचड़ी, शुक्रवार को रोटी और सब्जी, शनिवार को दाल और 4 रोटी। नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तेज। राजस्थान के कितने नेताओं को मिलेगी जगह? देखिए दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को पूरा नहीं कर पाई। पिछले 2 चुनाव में 25 सीटें जीतने वाली पार्टी को महज 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि कांग्रेस गठबंधन को कुल 11 सीटें मिली। प्रदेश में बीजेपी के इस आंकड़े का असर भी मंत्रिमंडल में राजस्थान की हिस्सेदारी पर पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आम चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा है। वहीं अब सवाल यह भी है कि नए मंत्रिमंडल में राजस्थान की भागीदारी क्या रहेगी। फिलहाल दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। राजस्थान में इस बार नहीं जीत पाया एक भी गुज्जर नेता, अब सामने आई इसकी बड़ी वजह। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए 8 सीटें अपने नाम की, जबकि 3 सीटें उसकी सहयोगी पार्टियों को मिली। वहीं बीजेपी को 14 सीटें मिली। इस चुनाव में एक रोचक बात दोस्तों ये भी रही कि इस बार एक भी गुज्जर नेता को जीत नहीं मिल सकी। जी हां, दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर गुज्जर नेता को टिकट दिया और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बेहद रोचक मुकाबले में दोनों गुज्जर नेता चुनाव हार गए। लेकिन दोस्तों, ये वो सीटें थी जहां गुज्जर बाहुल्य वोटर की संख्या भी ज्यादा थी, फिर भी गुज्जर प्रत्याशी आखिर चुनाव कैसे हार गए। वहीं दोस्तों, इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद यहां का समीकरण जो बना है उसमें जाट, मीणा और गुज्जर एक साथ हुए, लेकिन इन्हें सचिन पायलट का भरपूर साथ नहीं मिला और बीजेपी ने भी अपने किसी बड़े गुज्जर नेता विजय बैंसला को मजबूती से आगे नहीं किया। राजपूतों की अनदेखी का उठाया खामियाजा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का बीजेपी पर तंज। देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने कहा कि राजपूतों की अनदेखी की वजह से ही बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा। बीजेपी सरकार के दौरान राजपूतों को साइडलाइन किया गया। यही नहीं, मकराना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लेकर बयान दिया। संजना जाटव बोली, भरतपुर की जनता ने लड़ा चुनाव, अब जाटों के आरक्षण की आवाज करूंगी बुलंद। देखिए, लोकसभा चुनाव के रण में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र भरतपुर लोकसभा सीट से भाजपा को कड़े मुकाबले में भटकनी देकर संजना जाटव सबसे कम उम्र की सांसद बन गई है। चुनाव जीतने के बाद संजना जाटव अपने समर्थकों के साथ जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम पहुंची थी, जहां उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात की। गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें जीत की बधाई दी। यहाँ मीडिया से बातचीत में संजना जाटव ने कहा कि संसद पहुंचकर वे सबसे पहले जाट आरक्षण का मुद्दा उठाएगी। पाली में 9 प्रत्याशियों पर नोटा बटन पड़ गया भारी। 13,853 वोटर्स ने दबाया नोटा का बटन। बाली विधानसभा में सबसे ज्यादा ने चुना। देखिए, पाली विधानसभा के चुनाव को लेकर इस बार भाजपा और कांग्रेस सहित 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन फिर भी 13,000 से ज्यादा लोगों को एक भी प्रत्याशी पसंद नहीं आया और उन्होंने नोटा का बटन दबा दिया। वहीं पाली लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में सबसे ज्यादा बाली विधानसभा क्षेत्र में नोटा उपयोग किया गया। दिलावर बोले, 400 पार का नारा जनता का था, परिणाम उनका फैसला। ऊर्जा मंत्री ने कहा, हमारे लक्ष्य ऊंचा था, मोदी के नेतृत्व में बना रहे हैं सरकार। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मदन दिलावर ने कहा कि देश में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बन रही है। जो कमियां राजस्थान में रही उनकी समीक्षा होगी। मदन दिलावर ने कहा कि 400 पार का नारा जनता ने दिया था, अब जनता ने पूरा किया या नहीं ये तो जनता का ही फैसला है। वहीं राजस्थान के परिणामों को लेकर हीरालाल नागर ने भी कहा कि जनता के जनमत को स्वीकार करते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रमेश गुप्ता फोन पर खुलेआम मांगता था घूस। बोलता, कब ला रहे हो धन। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर के घर से मिली 3 लोकर की जानकारी। देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 3 जून को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रिश्वतखोरी के खेल का खुलासा किया था। ब्यूरो ने आरएसआरडीसी के एमडी सुधीर माथुर और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आरके लथुरा को रिश्वतखोरी के खेल में संदिग्ध भूमिका के चलते जांच के दायरे में लिया था। वहीं एसीबी का कहना है कि जब आरोपी एओ महेश का फोन सर्विलांस पर लिया गया, कॉल सुना तो सामने आया कि गुप्ता प्रोजेक्ट डायरेक्टरों से खुलेआम घूस मांगता था। एसीबी रिमांड लेकर 3 घूसखोरों से भी पूछताछ कर रही है।
कोटा के 26 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, नीट में 720 में से 720 अंक आए, स्टूडेंट्स ने मनाया जश्न। देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम है यानी यूजी 2024 का परिणाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी कर दिया गया। परिणामों में कोटा ने एक बार फिर से परचम लहराया है। कोटा के एलन के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की। निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश माहेश्वरी ने बताया कि एनटीए की ओर से 63 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 दी गई है। इन सभी ने 720 अंक प्राप्त किए। पाली में कांग्रेस की हार, सोशल मीडिया पर कांग्रेसी भिड़े। पूर्व जिलाध्यक्ष ने लिखा, बेनीवाल को जोधपुर से पाली क्यों लाए, वो कार्यकर्ताओं को जानती तक नहीं। देखिए, पाली लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। हार को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने भी वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने आमजन तक उनके कार्यकर्ताओं के नहीं पहुंचने और स्थानीय नेताओं का पूरा सहयोग नहीं मिलने का दर्द बयां किया। 2 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, स्टांप ड्यूटी और प्रोसेस फीस के नाम पर 12,20,000 रुपए हड़पे। देखिए दोस्तों, 2 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 12,20,000 रुपए हड़पने का एक मामला सामने आया। फाइनेंस कंपनी के लोन सहमति पत्र में राशि शामिल ही नहीं है। मामले को लेकर पीड़ित ने रिपोर्ट दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जांच में अब जुटी है। बिना डॉक्यूमेंट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, 44 ऑटो 4 बाइक को किया सीज, 4 पहिया वाहनों के कटे चालान। देखिए, चूरू शहर की यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 44 ऑटो और 4 बाइक को सीज करने की कार्रवाई की। यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र राहिड़ ने बताया कि शहर में बिना लाइसेंस और बिना डॉक्यूमेंट के ऑटो चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऑटो चालकों को डॉक्यूमेंट पूरा कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन बाद सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही कार्रवाई 2 पहिया वाहनों पर भी की जा रही है। उम्मीदवार बोले, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, वापस वहीं जा रहा हूं। भाटी ने पराजय की स्वीकार। हरीश चौधरी बोले, अपनायत की जीत, जातिवाद की हार। देखिए दोस्तों, जीत के बाद उम्मीदवार बेनीवाल बोले हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, पहले तालमेल में कमियां रही होगी। इस बार सभी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, आगे भी संगठित होकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे, जनता के लिए सुशासन लाएंगे। इसी के साथ ही बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, अब वहीं वापस जा रहा हूं।